नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं अपवाद तंत्र। इसका मैंने इंग्लिश में दिया था आपको वीडियो। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम हिंदी में भी ज़रूर पढ़ाइएगा, तो ये टॉपिक मैं हिंदी में भी कवर कर दे रही हूँ। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर बता दूँ, अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएस की कंप्लीट क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोपहर 1 बजे। इसके साथ साथ आरओ 2023 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो रात को 9 बजे उसके लिए क्लास आती है। टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ करवा रही हूँ और प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप चेक कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपवाद तंत्र समझना है, मतलब ये अपवाद तंत्र पहले मैं समझाऊंगी क्या है, इसके बाद हम लोग भारत में जो अपवाद तंत्र है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अपवाद तंत्र में है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। यहाँ पर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। आपको पता होना चाहिए कि अपवाह है क्या चीज़। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। कोई भी अपवाद तंत्र, उसके कारक आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। एक समयावधि हो सकती है, एक निश्चित संरचना हो सकती है, चट्टानों की कोई प्रकृति हो सकती है, इसकी स्थलाकृति कैसी है, ढाल कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे अपवाद तंत्र होता है। अपवाद तंत्र में आप देखेंगे मुख्य तरह से कितने प्रकार के हैं अपवाद तंत्र। अपवाह का मतलब है एक निश्चित वाहिका, मतलब कि कोई नदी है, उस नदी का क्या क्षेत्र है, कौन सी सहायक नदियाँ आकर के मिल रही हैं, ये सारा क्षेत्र जो उससे कवर हो रहा है नदियों का, वो पूरा का पूरा अपवाह तंत्र है। एक तंत्र का निर्माण कर रही हैं। ये तंत्र अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे पहला तंत्र बताया जा रहा है डेंड्राइटिक, वृक्षाकार। आपने वृक्ष देखा है कैसे होते हैं, एक वृक्ष की डाल देखेंगे उससे बहुत सी और शाखाएं निकली होती हैं। तो इसी तरह नदी का भी आकार होता है। एक मेन रिवर होगी, जैसे कि आप गंगा ले लीजिए, अब इससे बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं। डेंड्राइटिक में आप देखेंगे जितनी भी उत्तरी मैदान की नदियाँ हैं ज़्यादातर आपको डेंड्राइटिक पैटर्न ही मिलेगा, वृक्षाकार मिलेगा कि एक मेन रिवर से बहुत सारी नदियाँ शाखाओं के रूप में मिलती हैं। आप ऐसे फिगर से समझ लीजिए, इस रिवर से ऐसे शाखाओं में बटी हुई नदियाँ, सहायक नदियाँ आकर के मिलेंगी। तो इस पैटर्न को हम लोग क्या कहेंगे, वृक्षाकार है। ये कैसा है, डेंड्राइटिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट मैं समझाती हूँ। इसके बाद देखिए, सेकेंड है, पहला तो डेंड्राइटिक समझा, वृक्षाकार। दूसरा है अरी या फिर रेडियल बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी पर्वत है, इस पर्वत से एक ऊंचाई वाले क्षेत्र से चारों दिशाओं में या किसी भी दिशा में दूर दूर जाने वाली जो नदियां होंगी वो रेडियल पैटर्न को फॉलो करेंगी। जैसे कि अमरकंटक पर्वत श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अमरकंटक पर्वत जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला से रेडियल पैटर्न में, मतलब इस पर्वत से बहुत से शाखाओं के फॉर्म में देखेंगे नदियाँ निकलती हैं। जैसे कि इसका उदाहरण सुनिए, सोन है, नर्मदा है, इसके साथ साथ महानदी है। ये किस प्रकार का पैटर्न फॉलो करती है, रेडियल, मतलब अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं तीनों नदियाँ और दूर दूर फैल जाती हैं। ये कैसा पैटर्न हो गया, ये हो गया रेडियल, ठीक है। तो दो समझ लिया आपने, वृक्षाकार और रेडियल समझ लिया। तीसरा पैटर्न है ट्रेलिस। ट्रेलिस का मतलब है जाली नुमा। तो जाली कैसे होती है, समकोण पे बनी होती है। तो ये नदियों का जो जाली नुमा स्ट्रक्चर है, आप कैसे समझेंगे, ये कोई नदी है, दूसरी नदी से कैसे मिलेगी, समकोण पे आके, है ना। तो ये नदियाँ आपस में समकोण पर काटती होंगी एक दूसरे को। तो ये कैसा पैटर्न होगा, ये अपवाह प्रतिरूप होगा ट्रेलिस वाला। कैसा होगा, जाली नुमा। अब देखिए, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या फिर गर्त में विसर्जित होती हैं तो इस प्रकार का अपवाह कैसा कहलाएगा, सेंट्रीपिटल, मतलब कि केंद्र पर आ रही हैं, एक केंद्र में आकर के नदियाँ अपना जल गिरा रही हैं। तो वो कैसा हो जाएगा, प्रतिरूप सेंट्रीपिटल होगा। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि कितने तरह के अपवाह प्रतिरूप हैं, कितने तरह के अपवाह तंत्र हैं, ये मैंने समझाया। तो आपको उत्तरी मैदान की नदियों में याद रखना है वृक्षाकार। फिर मैंने रेडियल वाला पैटर्न बताया है, जहाँ पर मैंने अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से जो नदियाँ निकलती हैं उसका उदाहरण दिया है। फिर आपने देखा है जालीनुमा संरचना, ट्रेलिस वाला, और उसके बाद सेंट्रीपिटल, ठीक है, ये समझ लिया। अब देखिए कैचमेंट एरिया क्या होता है। जहाँ से नदी किसी एक निश्चित स्थान से, विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा करके लेकर के आ रही है, वो क्या कहलाएगा, वो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा, कैचमेंट एरिया कहलाएगा। और नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है, वहाँ पर जो पानी का अपवाह हो रहा है, जल का अपवाह हो रहा है, वो अपवाह क्या कहलाएगा, अपवाह द्रोणी, रिवर बेसिन कहलाएगा, ठीक है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से जो अपवाह द्रोणी अलग करती है, बीच में जो अलग कर रहा है वो जल विभाजक है। मतलब एक अपवाह द्रोणी दूसरी अपवाह द्रोणी कैसे अलग होगी, रिवर बेसिन इसका मतलब है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो एक दूसरे से रिवर बेसिन अलग होती है वाटर शेड से, जल संभर या फिर जल विभाजक बोलते हैं इसे। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं
और छोटी नदियों की जैसे कि नालों की तरह प्रवाहित क्षेत्र होता है, इन्हें क्या कहते हैं, वाटरशेड या फिर जल संभर कहते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं, आपको पैटर्न याद रखना है किसका क्या है, ये याद रखना है कैचमेंट एरिया क्या होता है, वाटरशेड क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से पूरा रिवर बेसिन या आप देखेंगे जो ड्रेनेज पैटर्न है वो समझ पाएंगे। इससे पहले मैंने डे वाइज सीरीज़ में आप लोग को सारी रिवर कराई हुई हैं, वो मैंने आपको लिस्ट के फॉर्म में कराया। वहाँ पर आप देखेंगे सारी रिवर मैंने समझाई हैं, उनका ओरिजिन पॉइंट बताया है, उनकी लेंथ बताई, उसके साथ साथ उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो वो लिस्ट अगर आप याद कर लोगे, अगर वो लिस्ट आप प्रिपेयर कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं। लिस्ट के साथ साथ आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि फैक्चुअल पेपर है आपका आरओ का, साथ में पीसीएस का भी है। स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से गलत नहीं होंगे। तो अपवाह तंत्र समझने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह तंत्र आपको दो पार्ट में पढ़ना है, एक तो हिमालयी अपवाह पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदियों वाला जो है प्रायद्वीपीय अपवाह। तो हिमालय अपवाह में या फिर हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न में आपको 3 तरह की नदियों का सिस्टम पढ़ना है, गंगा रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम और उसके साथ साथ आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इतना पढ़ना है। जब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे, तो कुछ नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं तो उन्हें बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग, जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं वो वाली नदियां, और दूसरी होती हैं जो ढाल के अनुसार बहती हैं पूर्व की तरफ, जो अपना जल गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से 2 पार्ट में उनको भी डिवाइड किया गया है। तो ये मैंने पहले आपको बताया ड्रेनेज पैटर्न कितने प्रकार का है इंडिया में, 2 तरह से क्लासीफाइड किया गया है, हिमालयी अपवाह और प्रायद्वीपीय अपवाह। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हिमालयी अपवाह को। हिमालयी अपवाह में हमने बताया आपको कि 3 तरह की नदियों का सिस्टम पढ़ना है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ। ठीक है, अब यहाँ की नदियाँ देखेंगे 12 हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आप देख रहे हैं हिमालय वाले क्षेत्र से निकल के आ रही हैं, तो यहाँ से जब बर्फ़ पिघलती है तो उनमें साल भर पानी बना रहता है, उसके साथ साथ बारिश का भी पानी इनमें रहता है। तो पूरे साल भर ये सतत वाहिनी नदियाँ हैं, पूरे साल भर इनमें पानी रहता है और ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ और जलप्रपात भी बनाती हैं। देखिए, पहले तो आपने समझा कि 12 हैं, इनमें साल भर पानी बना रहता है। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आया है और आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए हैं, वहाँ पर भी आपने प्रश्न देखे होंगे कि आपको ऐसे मिल जाएंगे स्टेटमेंट वाइज कि ये 12 होती हैं और इनका रीज़न दे दिया गया। अब आपको याद रखना होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पूछ रहे हैं या फिर हिमालय। हिमालय क्या है? सतत वाहिनी है। प्रायद्वीपीय सतत वाहिनी नहीं है, हमेशा पानी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये वर्षा के पानी पर निर्भर रहती हैं और यहाँ पर ग्लेशियर से इनको पानी मिलता है तो कभी खत्म नहीं होता। अब देखेंगे क्या वी आकार की घाटी भी बनेंगी, क्षिप्रिकाएँ बनेंगे, जलप्रपात बनेंगे। क्यों? क्योंकि ऊंचाई से ये आती हैं तेज वेग से, तो इस तरह की चीज़ों का निर्माण होगा। फिर देखिए कोसी नदी, इसके बारे में आपको याद ये रखना है, बिहार का शोक कहा जाता है इसको। अब ये अपना मार्ग इतनी अचानक से इतनी जल्दी बदलती है कि बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सौरव ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहते हैं। कि इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बटी हुई है। पहला, पश्चिम में सिंध और उसकी 5 सहायक नदियां हैं। सेकंड है मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। थर्ड है पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। तो पहले पार्ट में पश्चिम वाले क्षेत्र में देखेंगे जो सिंधु नदी बहते हुए जाती है, तो इसकी 5 मेन सहायक नदियां आपको याद रखनी हैं। वो कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसकी और भी सहायक नदियां हैं किंतु आपको ये 5 याद रखनी हैं। इसके बाद जब मध्य में गंगा नदी का तंत्र पढ़ेंगे आप, तो देखेंगे इससे हिमालय से और भी नदियां आकर के मिलती हैं। तो मध्य में जो मैदान का निर्माण हुआ है, उत्तरी मैदान का, ये हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा ही हुआ है। ये अपने साथ जलोढ़ निक्षेप लेकर के आती हैं। तो दूसरा हो गया गंगा नदी तंत्र। तीसरा पढ़ना है ब्रह्मपुत्र। तो जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होते हुए बहकर के आती है भारत में, तो इससे हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां आकर के इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। तो इस तरीके से हमें 3 पार्ट में इन अपवाह तंत्र को पढ़ना है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत भी देखेंगे, पर आज हम सबसे पहले वाला जो सिंधु नदी तंत्र है वो समझेंगे। तो जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी एक बार मैप में भी समझिए। तो ये है सिंधु नदी तंत्र। हिमालय नदियों में आपको एक सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है, दूसरा गंगा नदी तंत्र पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इस तरह से हमें हिमालयी नदियों में 3 तंत्र पढ़ने हैं, 3 रिवर सिस्टम पढ़ने हैं। इसके बाद जब प्रायद्वीपीय भारत में बात करेंगे
तो आपको ये हो गई वेस्ट फ्लोइंग, पश्चिम की तरफ बहने वाली या अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियाँ। और इसके बाद आप पढ़ेंगे जो अपना जल गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में, पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ। इस तरीके से आपको विभाजन करके इनको पढ़ना है। देखिए मैप के साथ पढ़ेंगे तो गलतियाँ कम होंगी, हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा, बस रिवाइज करेंगे कभी नहीं भूलेगा। चलिए एक एक करके मैं कवर कराती हूँ। तो पहली रिवर है ये सिंधु, सिंधु नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। ये सिंधु आप देखें यहाँ तिब्बत के पास से निकलती है और पाकिस्तान में, फिर पहले तो इंडिया में एंटर करती है तिब्बत से, इसके बाद ये क्या होगा पाकिस्तान में चली जाएगी, तो इसके बाद अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद देखिए इसे 5 मेन सहायक नदियाँ आपको पढ़नी हैं, ये प्रमुख हैं और इनको हर हाल में आपको याद करना है। देखिए जब भी कोई नदी पढ़िए इसकी दिशा जरूर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बाएं भाग से कौन सी नदियाँ आकर के मिल रही हैं और दाएं भाग से, ठीक है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसकी दिशा ये है, तिब्बत से निकली, ऐसी दिशा अगर मैंने बता दी है तो आप इस तरफ से देखेंगे कि इधर से जो नदियाँ आकर के मिलेंगी वो क्या होंगी, बाएं तट से, राइट हैंड से, ठीक है। ये नदियाँ आप देख रहे हो मिल रही हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएंगी, ये होंगी बाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियाँ। तो एक एक नदियाँ आप देखिए, इसमें कवर कीजिए। ये जो 5 जो मुख्य सहायक नदियाँ आप पढ़ने जा रहे हो ये हैं बाएं तट से आकर के मिलने वाली। तो सबसे पहले है झेलम, उसके बाद है चिनाब, इसके बाद आप पढ़ेंगे रावी और फिर है ब्यास। ब्यास एकमात्र नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है। और लास्ट में आपको पढ़ना है यहाँ से प्रवाहित होते हुए सतलज। अगर आपके पास मैप है तो मैप में ज़रूर देखिए, नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए और मैप में एक बार आप रिवर देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो ये 5 नदियों को याद करने का तरीका है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और इसके बाद सतलज, JCRBS ऐसे करके याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेगा। तो ये कौन सी नदियां हैं जो बाएं तट से आकर के मिल रही हैं। दाहिने तट से और मिलती हैं वो छोटी छोटी नदियां हैं, अभी हम उनको जब पूरा पढ़ेंगे तब पूरा अपवाह तंत्र मैं आपको समझाऊंगी। मैप से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे तो यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा, ये इसकी जो नदी द्रोणी है इसका क्षेत्रफल से आपको पता चलेगा कि इसका विस्तार कितना है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी तंत्र की लंबाई याद रखनी है। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इसकी सहायक नदियाँ कौन सी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर है। भारत में यह एक हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिमी है। तो सबसे पश्चिमी नदी की जब बात होगी तो वो कौन सी हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी। इसका उद्गम आप याद करिए कि तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत के पास है बोखरचू, इसके निकट हिमनद से होता है, तो आपको बोखरचू याद रखना है। इसके बाद याद करिए तिब्बत में सिंधु नदी तंत्र को सिंगी खम्बन नाम से जानते हैं। सिंगी खम्बन का अर्थ है शेर मुख, शेर का मुख, इसलिए तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, सिंगी खम्बन। आगे देखिए लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान में गुजरती है। तो जब मैंने आपको पहाड़ियाँ पढ़ाई थी, पर्वत श्रेणियाँ पढ़ाई थी, तो आपको सबसे पहले बताया था काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जास्कर। तो जैसे कि ये रेंज है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये तिब्बत से रिवर निकलती है तो किस तरह उत्तर पश्चिम दिशा में होते हुए फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। आई होप आपको दिशा भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं जो कि हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे कि श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्तिंग है, द्रास है। और इसके साथ साथ कुछ हैं जो सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं, दाहिने तट से आकर के मिलने वाली नदियां हैं, जैसे कि खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर। ये सारी आपको याद रखनी है जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। पंचनद नाम से पंजाब की 5 मुख्य नदियाँ हैं जो कि मैंने अभी आपको मैप में भी बताया था। इसमें सतलज है, व्यास है, रावी, चिनाब और झेलम है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है, जो कि अभी देखेंगे आप लद्दाख वाला रीजन है, यूनियन टेरिटरी जब से बन गई है तो आपको वो क्षेत्र भी याद रखना है। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपाद के पास स्थित है। वेरीनाग इस झरने से निकलती है। तो अब जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आप इनका भी ओरिजिन पॉइंट याद रखेंगे। जैसे कि पहली सहायक नदी कौन सी होगी, झेलम, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, वेरीनाग झरना, कहाँ पर है, पीर पंजाल के गिरिपाद में है, ऐसे आपको याद रखना है। फिर है चिनाब। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका।
या चंद्रा और भागा, दो धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो एक रिवर बनती है चंद्रभागा, इसको चंद्रभागा नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। दो भाग मिलते हैं चंद्रा और भागा के, जब ये धाराएं मिलती हैं तो चंद्रभागा नाम से रिवर आगे बढ़ती है और इसी को ही चिनाब नाम से जानते हैं। ये देखेंगे ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट है तांडी, इसमें आपस में मिल जाती हैं। तो ये आपको चिनाब के बारे में याद रखना है। झेलम और चिनाब के बाद अब अगली नदी है रावी। रावी सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। इसके बारे में याद रखना है कि चंबा घाटी से होते हुए बहती है। फिर पढ़नी है व्यास नदी। ये सिंधु की दूसरी महत्वपूर्ण नदी आप और पढ़िए, जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है और ये कहाँ बहती है? कुल्लू घाटी में। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और हरिके नामक स्थान पर सतलज से जाके मिल जाती है। और इसके बारे में मैंने आपको याद कराया है कि रट लीजिए, ये एकमात्र सिंधु की सहायक नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है। सतलज से मिलेगी हरिके नामक स्थान पर और सतलज आगे जाकर के मिल जाएगी किससे? सिंधु नदी से। तो सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है, जहाँ इसे लॉकचेन खम्बम बोलते हैं। इस नाम से इसको जाना जाता है, लॉकचेन खम्बम। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सीपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। तो ये हो गई सिंधु की सहायक नदी जो 5 इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो इससे दाहिने तट से राइट हैंड से जो ट्रिब्यूटरीज आकर के मिल रही हैं वो मैंने यहाँ पर करवाया है। ये सारी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी हैं। इनका उद्गम पॉइंट याद करना है, कहाँ से इनका उद्गम हो रहा है वो क्षेत्र याद कीजिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं एक बार फिर से अगर मैं रिवाइज कराऊँ तो आपको याद रखना है सिंधु की इंपॉर्टेंट सहायक 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? जब ये तिब्बत से निकलती है तो आपको याद रखना है सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी और इसके बाद व्यास है जो कि सतलज से मिल जाती है और फिर ये मिल जाती हैं आगे जाकर के सिंधु नदी से। तो मिठानकोट पे ये सारी नदियाँ आपस में मिलती हैं। इनको आपको कैसे याद रखना है? JCRBS। बाकी और श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्तिंग, द्रास, कुर्रम, थोची, गोमल, ये सारी आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दिया जाता है कि आपको नदियों के नाम दिए जाएंगे, सहायक नदियों के, और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का पार्ट नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी नदी है, कौन सी सहायक नदी है जो सिंधु नदी तंत्र का पार्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। आप जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, आपके आसानी से हल हो जाएंगे। तो आज पहला नदी तंत्र पढ़ा है सिंधु नदी तंत्र। कल हम लोग कवर करेंगे गंगा नदी तंत्र और उसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ कर लेंगे। जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, और जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम थी वो हिंदी में देख लेंगे। दोनों लैंग्वेज में मैंने अब कवर कराया हुआ है। तो आप लोग मेरे साथ साथ क्या करेंगे, इसको तैयार कीजिए। अगर कहीं भी आपकी गलती हो रही है तो शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, कि आप छोटे छोटे नोट्स ज़रूर बना लिया करिए जो आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ऐसी और वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, आसानी से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।